अगर आप महाराष्ट्र के नासिक में स्थित भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। ये पवित्र मंदिर नासिक रेलवे स्टेशन से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर है और ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में बसा है, जहाँ से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम भी माना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि त्र्यंबकेश्वर कैसे पहुंचना है, मंदिर के पास बजट में और अच्छे स्टे कहाँ मिलेंगे, मंदिर में दर्शन कब और कैसे करें ताकि आपको आराम से दर्शन हो जाए और आप लंबी लाइन से भी बच जाएं, मंदिर की टाइमिंग क्या है, भोजन कहाँ करें, त्र्यंबकेश्वर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा है और इस पूरी ट्रिप में आपका टोटल कितना खर्चा आएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भावना और आप देख रहे हैं इंडिया ट्रैवल टाइप। सबसे पहले बात करते हैं कि त्र्यंबकेश्वर कैसे पहुँचना है। त्र्यंबकेश्वर पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले नासिक आना होगा। नासिक आने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, फ्लाइट। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो त्र्यंबकेश्वर का नियरेस्ट एयरपोर्ट नासिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो त्र्यंबकेश्वर से लगभग 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ से आप टैक्सी लेकर आसानी से मंदिर पहुँच सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है बाय रोड। अगर आप नासिक के आसपास के शहरों जैसे मुंबई, पुणे, शिरडी, औरंगाबाद या अन्य शहर से आ रहे हैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेज नासिक तक के लिए चलती रहती हैं और कुछ जगह से आपको डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर के लिए भी बस मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप आसपास के शहरों से आ रहे हैं तो अपने प्राइवेट व्हीकल से भी त्र्यंबकेश्वर आराम से पहुंच सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है ट्रेन। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो ज़्यादातर बड़े शहरों से आपको नासिक तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपके शहर से नासिक की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो मनमाड जंक्शन या मुंबई पहुंच जाएं। इसके बाद मुंबई मनमाड से नासिक रोड के लिए दिन भर कई ट्रेन और बसेस मिल जाती हैं। नासिक रोड रेलवे स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर की दूरी लगभग 37 किलोमीटर है। नासिक रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको त्र्यंबकेश्वर तक के लिए प्राइवेट और शेयरिंग ऑटो और टैक्सी मिल जाएंगे। अगर आप शेयरिंग ऑटो या टैक्सी लेते हैं तो ये आपसे 150 से 200 रुपये पर पर्सन चार्ज करेंगे। अगर आप प्राइवेट ऑटो करते हैं तो प्राइवेट ऑटो 500 से 700 रुपये और प्राइवेट टैक्सी आपसे लगभग 1300 से 1500 रुपये चार्ज करेगी। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो नासिक रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस स्टैंड है, जहाँ से आपको 110 रुपये में त्र्यंबकेश्वर की बस मिल जाएगी और ये बस आपको करीब 1 घंटे में त्र्यंबकेश्वर पहुंचा देगी। अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास कहाँ रुकें। अगर आप चाहते हैं कि सुबह जल्दी आराम से दर्शन हो जाए तो मेरी सलाह रहेगी कि मंदिर के आसपास ही स्टे बुक करें। मैं आपको कुछ बजट फ्रेंडली स्टे बता देती हूँ। नंबर 1 पर है श्री गजानन महाराज संस्थान। ये भक्त निवास त्र्यंबकेश्वर मंदिर से करीब 1 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यहाँ पर आपको डबल बेड नॉन एसी रूम 400 रुपये मिल जाएगा, जिसकी वीडियो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। बेड नॉन एसी रूम 500 रुपये मिल जाएगा, जिसकी वीडियो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। 4 बेड नॉन एसी रूम 600 रुपये में, डबल बेड एसी रूम 950 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको 70 रुपये पर बेड के हिसाब से डोरमेट्री मिल जाएगी, जहाँ आपको सामान रखने के लॉकर और हॉल में कॉमन वॉशरूम मिलेगा। पूरे भक्त निवास में साफ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर केवल फैमिली को ही रूम और डोरमेट्री दी जाती है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या बैचलर ग्रुप हैं तो उनको डोरमेट्री भी नहीं मिलेगी। इस भक्त निवास में अंदर ही भोजनालय भी है, जहाँ पर आपको केवल 60 रुपये में अनलिमिटेड वेज थाली मिल जाएगी। श्री गजानन महाराज संस्थान में चेक इन टाइम सुबह 10 बजे, डोरमेट्री में चेक इन टाइम दोपहर 3 बजे है। यहाँ पर रूम की बुकिंग आपको वहीं जाकर करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर रूम की बुकिंग किसी भी तरह से ऑनलाइन नहीं होती। सेकेंड है होटल मिड टाउन। ये होटल त्र्यंबकेश्वर मंदिर से केवल 700 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यहाँ पर आपको डबल बेड एसी रूम 1300 रुपये से 1500 रुपये मिल जाएगा। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो भी आपको यहाँ पर रूम मिल जाएगा। यहाँ पर रूम की बुकिंग आप ऑनलाइन काफ़ी सारे होटल बुकिंग वेबसाइट से कर सकते हैं, लेकिन बुकिंग करने से पहले आप एक बार सभी होटल बुकिंग वेबसाइट पर प्राइस कंपेयर जरूर करें। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं और कम बजट में स्टे करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप नासिक में स्टे करें। तो नासिक रेलवे स्टेशन पर ही हिटाची एटीएम के पास से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। ऊपर जाकर गोदावरी एसी वेटिंग हॉल और एमआरएसी डोरमेट्री एंड डीलक्स रूम है। तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो यहाँ पर आप केवल 170 रुपये में 3 घंटे के लिए डोरमेट्री ले सकते हैं। अगर आपको डोरमेट्री नहीं भी मिलती तो यहीं पर गोदावरी वेटिंग हॉल है, जिसका चार्ज 20 रुपये पर आवर है। यहाँ पर वेटिंग हॉल में आपको चार्जिंग पॉइंट, क्लीन वॉशरूम और बाथरूम जैसी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। साथ ही वेटिंग हॉल के अंदर ही पेड लॉकर रूम भी है, जहाँ पर आप 5 रुपये पर आवर के हिसाब से अपना लगेज रख सकते हैं।
मतलब आप यहाँ नहा धोकर दर्शन के लिए त्र्यंबकेश्वर के लिए निकल सकते हैं। और एक जरूरी बात, अगर आप महाराष्ट्र के तीनों ज्योतिर्लिंग मतलब त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के एक साथ दर्शन करने की ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसे आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी यहाँ तक की दी हुई जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो अब चलते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। वहीं कुछ श्रद्धालु तीर्थराज कुशावर्त कुंड में स्नान करने के बाद ही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है, 2026-27 में नासिक में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, जिसके लिए मंदिर के आसपास कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसलिए अभी कोई भी शूज काउंटर यहाँ नहीं है। आप जहाँ से मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल और प्रसाद लेते हैं वहाँ पर आप निःशुल्क अपने जूते चप्पल रख सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक और प्रसाद नहीं चढ़ाने दिया जाता। अगर बात करें मोबाइल की तो आप मंदिर में मोबाइल ले जा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। सामान्य दिनों में आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन करने में 2 से 3 घंटे तक का टाइम लग सकता है, लेकिन वीकेंड्स, मंडे और स्पेशल ओकेजन्स जैसे शिवरात्रि, श्रावण मास और श्राद्ध के महीने में यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होती है, जिसमें आपको दर्शन करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो अगर श्रद्धालुओं की ज़्यादा भीड़ होती है और आप दर्शन की लंबी लाइनों से बचना चाहते हैं तो यहाँ पर डोनेशन दर्शन पास भी अवेलेबल है, जिसका चार्ज 200 रुपये पर पर्सन है। ये पास आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से ले सकते हैं। ऑफलाइन डोनेशन पास आप शिव प्रसाद भक्त निवास के पास से ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी लंबी लाइन रहती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको डोनेशन पास लेना है तो आप ऑनलाइन त्र्यंबकेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट त्र्यंबकेश्वरट्रस्ट.com से बुक कर लें, इससे आपका टाइम बचेगा। इसके अलावा प्रायोरिटी डोनेशन दर्शन पास भी है, जिसका चार्ज 2500 रुपये पर पर्सन है, और ये पास आपको मंदिर के उत्तर महाद्वार मतलब जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर का मेन गेट है वहीं से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप निःशुल्क जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग में सुबह 6 से 7 बजे के बीच और रात के टाइम 8 से 9 बजे के बीच दर्शन करने जाएं। आपको 1 से 2 घंटे में दर्शन मिल जाएंगे, लेकिन वीकेंड्स और मंडे पर ये टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर बहुत ही भव्य बना हुआ है और इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। इसे गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के तट पर भगवान शिव के प्रकट होने की जगह के रूप में माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर ऋषि गौतम रहते थे और तपस्या करते थे। क्षेत्र में कई ऐसे ऋषि थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। सभी ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित में देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू की। ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी और माता पार्वती जी वहाँ प्रकट हुए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम ने शिव जी से देवी गंगा को इस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि यदि शिव जी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी वो भी यहाँ रहेंगी। गंगा के ऐसा कहने पर शिव जी वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने को तैयार हो गए और गंगा नदी गौतमी के रूप में वहाँ बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक स्थान पर शिवलिंग में स्थापित हैं। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। ये 3 शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाने जाते हैं। मंदिर में आप पंडितों द्वारा कई तरह की पूजा और दोषों का जैसे काल सर्प, पितृ दोष का निवारण करवा सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आप त्र्यंबकेश्वर की पूजा बुकिंग की ऑफिशियल वेबसाइट www.trambakeshwar.org से भी ऑथराइज्ड पंडितों के द्वारा ऑनलाइन भी कई तरह की पूजाओं की बुकिंग कर सकते हैं। मंदिर का गर्भगृह काफी गहरा बना हुआ है और एक गड्ढे में छोटे छोटे 3 लिंगम हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। गहराई में होने की वजह से श्रद्धालुओं को ठीक से दर्शन नहीं हो पाते। इसके लिए इनके ऊपर एक शीशा लगा हुआ है, जिससे कि आप तीनों लिंगम के दर्शन अच्छे से कर पाएं। मंदिर में दर्शन के बाद जब आप मंदिर परिसर से बाहर आएंगे तो मंदिर परिसर के राइट साइड में भी आपको एक शिवलिंग देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल गर्भगृह के शिवलिंग जैसा ही बना हुआ है। यहाँ पर आप जलाभिषेक भी कर सकते हैं और शिवलिंग को स्पर्श भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मंदिर की रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जिसके कारण अभी बैरिकेडिंग लगा रखी है। मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के बाद बात आती है कि भोजन कहाँ करें। तो मंदिर के आसपास आपको कई रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ आपको 150 से 200 रुपये में वेज थाली मिल जाएगी। मैंने राजस्थानी भोजनालय में खाना खाया था, जहाँ का खाना मुझे काफ़ी टेस्टी लगा। इसके अलावा आप गजानन महाराज संस्थान में अंदर जाकर जो भोजनालय है वहाँ भी भोजन कर सकते हैं। यहाँ आपको 60 रुपये में अनलिमिटेड वेज थाली मिल जाएगी। वहीं अंदर भोजनालय में आपको रीजनेबल प्राइस में सुबह नाश्ता, दोपहर को लंच और रात में डिनर भी मिल जाता है। अब बात आती है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर के आसपास और कहाँ घूमें।
तो मंदिर के करीब 300 मीटर की दूरी पर कुशावर्त कुंड है। आप इस कुंड में स्नान करने जरूर जाएं। इस कुंड को बहुत ही पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है। सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान जितने भी बड़े अखाड़े हैं सभी यहाँ आकर स्नान जरूर करते हैं और साथ ही लाखों श्रद्धालु भी कुशावर्त कुंड में शाही स्नान करते हैं। हर सोमवार और महाशिवरात्रि के दिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर से भगवान शिव के पंचमुखी कवच को पालकी में रखकर कुशावर्त तीर्थ में स्नान के लिए लाया जाता है और उसके बाद बड़े सम्मान के साथ शिव जी के पिंड के ऊपर स्थापित किया जाता है। आप सभी को पता ही होगा कि सिंहस्थ महाकुंभ 2026-27 में नासिक में होने वाला है, जिनकी डेट ऑफिशियल अनाउंस की जा चुकी है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो कुशावर्त कुंड के पास ही केदारेश्वर महादेव मंदिर है, जो बहुत ही सुंदर और काफी पुराना बना हुआ है। इस मंदिर की दीवारों पर पत्थरों में कटिंग करके काफी सुंदर सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं, तो आप इस मंदिर में शिव जी के दर्शन करने जरूर जाएं। मंदिर से करीब 650 मीटर की दूरी पर श्री बल्लालेश्वर गणेश जी का मंदिर है। आप यहाँ पर भी दर्शन करने जा सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप ब्रह्मगिरी पर्वत का ट्रैक भी कर सकते हैं, जो करीब 4 किलोमीटर का है, जहाँ आपको गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, ब्रह्मगिरी मंदिर और जटाशंकर महादेव मंदिर, जहाँ शिव जी ने अपनी जटा पटक कर गंगा नदी को यहाँ प्रकट किया था, देखने को मिलेगा। ब्रह्मगिरी पर्वत के ट्रैक को लेकर मैं अपने चैनल पर एक डिटेल वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप गंगा पर्वत पर भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास से 200 से 250 रुपये पर पर्सन में शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा, जो आपको गंगा पर्वत से थोड़ा पहले छोड़ देगा। वहाँ से आपको कुछ पैदल चलकर और 100 से 150 सीढ़ी चढ़ने होंगी। यहाँ आपको गंगा द्वार देखने को मिलेगा। यहाँ एक छोटी गुफा भी है, जहाँ पत्थर पर उकेरी हुई 108 शिवलिंग बनी हुई है। इतना सब घूमने के बाद आप नासिक के लिए रिटर्न हो सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर से नासिक के लिए बस आपको श्री गजानन महाराज संस्थान भक्त निवास के सामने रोड क्रॉस करके बस स्टॉप है, वहां से मिलेगी। अगर बात करें कि त्र्यंबकेश्वर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो शिवरात्रि के महीने में, सावन के महीने में और पितृ श्राद्ध वाले महीने में यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इस टाइम पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। और अगर मौसम की बात करें तो अक्टूबर से फरवरी तक का मौसम त्र्यंबकेश्वर घूमने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप महाराष्ट्र के मानसून को एंजॉय करना चाहते हैं तो जुलाई से लेकर सितंबर तक यहाँ पर काफ़ी बारिश वाला मौसम रहता है, तो इन महीनों में आप महाराष्ट्र के मानसून को एंजॉय कर सकते हैं। अगर बात करें कि त्र्यंबकेश्वर की इस ट्रिप में आपका टोटल खर्चा कितना होगा, तो आपके शहर से नासिक तक की ट्रेन टिकट 500 से 700 रुपये, नासिक रेलवे स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर बस टिकट 110 रुपये, त्र्यंबकेश्वर ट्रिप के लिए स्टे 700 से 1000 रुपये में हो जाएगा। मंदिर के लिए प्रसाद 100 रुपये, ब्रह्मगिरी ट्रैक टिकट 30 रुपये, लंच डिनर ब्रेकफास्ट आपका 300 से 400 रुपये में हो जाएगा। त्र्यंबकेश्वर से नासिक के लिए रिटर्न बस टिकट 110 रुपये और नासिक से आपके शहर की ट्रेन टिकट 500 से 700 रुपये, जो टोटल होता है 2850 रुपये। मतलब लगभग 3000 रुपये में आप आराम से ये ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे बजट इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ स्टे करते हैं, भोजन कहाँ करते हैं, तो ये बजट थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये थी त्र्यंबकेश्वर की कंप्लीट गाइड। मैंने इस वीडियो में आपको त्र्यंबकेश्वर से जुड़ी सभी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगी। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।